गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 17 सितंबर 2025 और आज हम लोग 17 सितंबर 2025 का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 15 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 सितंबर और चौथा ऑप्शन है हमारा 18 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा 17 सितंबर को हम लोग हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि इसी दिन 17 सितंबर 1948 को भारत की सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया था और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। क्योंकि यहाँ के जो हैदराबाद के निज़ाम थे मीर अली उस्मान अली खान, वो एक स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम लोग भारत में रहें। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पोलो चला के हैदराबाद को भारत में विलय किया था। चलते हैं कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में हम लोग। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में विलय को दर्शाता है। यह निज़ाम मीर उस्मान अली खान, निज़ाम का नाम था मीर उस्मान अली खान, के शासन को समाप्त करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जितने भी रियासतें थी उनको विलय करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का में भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ था। यह दिन हैदराबाद के लोगों की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करता है। ये इमेज जो है बगल में वो मीर अली उस्मान खान की है। ये इमेज जो हैदराबाद के उस टाइम पे निज़ाम थे, ये इमेज जो है बनी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, तीसरा ऑप्शन है सासाराम, चौथा ऑप्शन है हमारा दरभंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्णिया में। पूर्णिया में मोदी जी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की नींव रखी है। अब ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है उसकी बात केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसी की स्थापना मोदी जी ने अभी हाल ही में पूर्णिया में की है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है। ठीक है। अब मखाना जो होता है वो बिहार में हमारा उत्पादन किया जाता है और बिहार जो है पूरे भारत का 85% मखाने का उत्पादन करता है। कितना? 85% मखाना उत्पादन करता है। अब बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो मखाना उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं उसको हम लोग देखेंगे एक बार। तो ये ज़िला है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल,
अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी, ये जिले जो हैं बिहार के वो मखाने के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो कि भारत के 85% उत्पादन यही जिले करते हैं, किशनगंज और सीतामढ़ी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के चौथे हवाई अड्डे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है पूर्णिया, दूसरा ऑप्शन है मोतिहारी, तीसरा ऑप्शन है किशनगंज, चौथा ऑप्शन है कटिहार। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया में बिहार के चौथे हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है। तो बाकी के 3 हवाई अड्डे कौन है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो 3 हवाई अड्डे जो हैं हमारा, पहला है पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, दूसरा है हमारा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया में जो कि है। तीसरा जो है विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा में है। विद्यापति हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है, दरभंगा में है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है हमारा दिसपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। तो हाल ही में अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया है। अब कुछ इसके बारे में हम लोग फैक्ट देख लेंगे अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद, ये जो सबसे बड़ा खेल परिसर है अहमदाबाद का, वो कहाँ पे अहमदाबाद में हुआ है? नारनपुरा, नारनपुरा में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा अहमदाबाद से कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसकी मेजबानी अहमदाबाद करेगा। अहमदाबाद। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 10 लाख। एनपीसीआई ने जो यूपीआई की लेन देन की सीमा है उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अब एनपीसीआई के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एनपीसीआई जो है उसका फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है,
अब NPCI जो है उसकी स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। NPCI जो है ये किस विधि अधिनियम के तहत बना था? तो ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत NPCI बना था। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इस NPCI को बनाया गया था। और इसको बनाने में दो बॉडी जो है इम्पोर्टेंट है। एक तो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और एक है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इन दोनों बॉडी ने मिलकर 2008 में NPCI को बनाया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत और रूस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? पहला ऑप्शन है सविता कार्की, दूसरा ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, तीसरा ऑप्शन है नीति शाह, चौथा ऑप्शन है सविता भंडारी। तो इसका राइट आंसर है सविता भंडारी, जिनको कि नेपाल का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी बनाया गया है। अब नेपाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेपाल अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू। यहाँ करेंसी जो चलती है नेपाली रूपी चलती है, नेपाली रूपी। ठीक है, अभी यहाँ की हाल ही में प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो सविता कार्की को बनाया गया है। ठीक है, इनको। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? तो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेपाल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC ने अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगेस्ट, दूसरा ऑप्शन है बेन डकेट और विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सिराज और कामिंडू मेंडिस, चौथा ऑप्शन है शुभमन गिल और हैरी ब्रुक। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगेस्ट को अगस्त महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, ICC जो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो हर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। तो इस महीने में
प्लेयर ऑफ द मंथ इन लोगों को चुना गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कला क्षेत्र के किस स्तंभकार का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है शारदा हाफमैन, दूसरा ऑप्शन है मनोज भारतीय राजा, तीसरा ऑप्शन है मनोहर जोशी, चौथा ऑप्शन है हरमोहन धवन। तो इसका राइट आंसर जो होगा शारदा हाफमैन। इनका अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब शारदा हाफमैन जी जो हैं, इनको हम लोग प्यार से चिन्ना शारदा बुलाते हैं, चिन्ना शारदा, ठीक है। इनकी मृत्यु कैलिफोर्निया में हुई है और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम की जो कि एक शास्त्रीय नृत्य होता है उससे संबंधित है। और ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो थी भरतनाट्यम की, उनके साथ इन्होंने मिल के भरतनाट्यम को काफ़ी योगदान दिया है, भरतनाट्यम को पॉपुलर बनाने में। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के साथ मिलकर इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे में संगीत नाटक अकादमी इनको 1996 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी, इनको 1996 में मिला था। दूसरा पुरस्कार जो है रुक्मिणी देवी पदक, रुक्मिणी देवी पदक भी इनको मिला है। अभी बताया था रुक्मिणी देवी के बारे में जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, तो उन्हीं के नाम से ये पदक जो है वो मिला है शारदा हाफमैन जी को, जिनका अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।